तो गाइस लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी पार्टिसिपेंट जो आना चाहें वो जो है वो ऐसे ऐसे ज्वाइन करते रहेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड enclosure. So guys, this is the chapter number 5. Initially we have covered the chapter number 1, advanced database systems, which was divided into two parts. And then we have covered the database management system concepts. Then we have covered the role break and commit. Then we have covered the relational algebra, and now we are covering the functional dependency. So functional dependency normalization करने के लिए जो है वो extremely important है. This is the very first and the basic step of the normalization. तो आफ्टर दिस लेक्चर जो है हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव हो जाएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा नॉर्मलाइजेशन का होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए जो फाउंडेशन है वो अंडरस्टैंड करनी जो है वो जरूरी है। सो नॉर्मलाइजेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शनल डिपेंडेंसीज और एफडीज जिसको कहा जाता है, अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। ये जो एट्रीब्यूट्स एक रिलेशन के उनकी आपस में जो है वो क्या रिलेशन है उसको डिफाइन करता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। So if A and B are the attributes of a relation R, then B is functionally dependent on A. If each value of A is in R is associated with exactly one value of B, then it written as A implies as B. कहने का मकसद ये है कि अगर A और B जो है वो एट्रीब्यूट्स रिलेशन के में, तो B जो है फंक्शनल डिपेंडेंट है A के ऊपर अगर A जो है वो डिटरमाइन करता है बी को। यानी कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू हो तो हम बी को जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इट मींस कि बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, या या बी कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम ए। तो ये जो ए है ये बेसिकली कहा जाएगा डिटर्मिनेंट, और जो बी है इसको कहा जाता है डिपेंडेंट। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। It does not mean that A drives B, although it may be the case sometimes. इसके इसके कहने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि जो B की जो डेरिवेशन है वो A के ऊपर डिपेंड करती हो। अब कुछ एट्रीब्यूट जो हैं वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि ऐसा एट्रीब्यूट रिलेशन के में जिसकी जो वैल्यू है जो कि जनरेट हो किसी दूसरे एट्रीब्यूट की मदद से। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एज का जो है वो एट्रीब्यूट है, एज का जो एट्रीब्यूट है वो ड्राइव एट्रीब्यूट कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमें एज पता करनी है किसी बंदे की तो हम उसकी एज कैसे पता करेंगे कि भाई करंट डेट जो आज की जो डेट है माइनस उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो एक टेबल के अंदर किसी एम्प्लॉई है, उसका नाम है, नंबर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अवेलेबल है। तो डेट ऑफ बर्थ जो है उस डेट ऑफ बर्थ को हम इस्तेमाल करते हुए हम जो है किसी की एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो बी जो है वो बेसिकली ड्राइव हो रहा है ए एट्रीब्यूट से। लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए जरूरी नहीं है कि जो है वो ए ड्राइव्स बी, बट इट मे बी द केस समटाइम। तो हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी हो कि वो ड्राइव एट्रीब्यूट हो। मींस दैट इफ वी नो द वैल्यू ऑफ ए देन वी कैन प्रिसाइजली डिटरमाइन अ यूनिक वैल्यू ऑफ बी। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये कि अगर हमारे पास एग्जैक्ट ए की वैल्यू हो तो हम जो है बी की जो यूनिक वैल्यू है वो डिटरमाइन कर सके with the help of that. So again, functional dependency attribute or set of attributes on the left side are called determinant. यानी कि इस साइड पे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम डिटरमिनेंट कहेंगे। ए और डी आपको यहाँ पे जो है वो दिख रहा है, और उसकी जो राइट साइड पे जो जो एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हम कहेंगे डिपेंडेंट्स। यानी कि विद इन रिलेशन आर ए बी सी एंड डी ई, ए और डी जो है वो डिटर्मिनेंट्स है इसके अंदर। अलबत्ता बी सी डी और ई जो है वो डिपेंडेंट्स है इसके अंदर। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि बी और सी और डी जो है वो ए के थ्रू डिटरमाइन हो रहे हैं, और डी और वैल्यू ऑफ बी कैन बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ डी एज वेल। तो हो सकता है कि एक रिलेशन में एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट हो, यानी कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट जो है वो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सके। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमें एग्जांपल देता है।
इसमें हमारे पास स्टूडेंट का रिलेशन है। स्टूडेंट के रिलेशन के अंदर हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, हमारे पास स्टूडेंट एड्रेस है, हमारे पास प्रोजेक्ट नेम है और प्रोजेक्ट के जो क्रेडिट्स हैं। अब स्टूडेंट आईडी जो है, अगर हम कंसिडर करें कि ये डिटर्मिनेंट है, तो वो डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट नेम को, स्टूडेंट एड्रेस को, प्रोजेक्ट नेम को और क्रेडिट्स को। लेकिन जो क्रेडिट्स हैं वो बेसिकली फंक्शनली डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट नेम के ऊपर। तो इसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट नेम जो है वो क्रेडिट को डिटरमाइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल इन इन दिस केस अगर हम कहेंगे हमारे पास एक कोर्स है, तो ये स्टूडेंट है, ये कोर्स कर रहा है फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कितने क्रेडिट हो सकते हैं? 4 क्रेडिट आवर्स। अगर यहाँ पे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की जगह हमारे पास अगर एडवांस डेटाबेस सिस्टम्स के लिए क्रेडिट आवर्स होंगे, वो होंगे 3। अगर हमारे पास एक और कोर्स है जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, तो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं तो उसके जो क्रेडिट जो होंगे वो होंगे हमारे पास 2। तो क्रेडिट्स जो हैं वो फंक्शनल डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट नेम के ऊपर। तो इस रिलेशन के में हमारे पास एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स अवेलेबल है, नॉट नेसेसरीली के ये दोनों डिटर्मिनेंट्स सारे के सारे डिपेंडेंट्स को जो है वो डिटरमाइन करें। तो इसी टेबल को हमने, इसी रिलेशन को हमने टेबल के फॉर्मेट में किया हुआ कि स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, ये इसका प्रोजेक्ट नेम है और इसके जो है प्रोजेक्ट क्रेडिट्स है। तो सोहेल डार साहब जो है वो रजिस्टर्ड है एमसीएस में, जिसके 64 क्रेडिट्स हैं, और ताहिर एजाज साहब जो है वो एमसीएस में, जिसके भी 64 क्रेडिट्स हैं। और जो है शोएब अली जो है वो बीसीएस में 132 क्रेडिट्स हैं, और ताहिरा एजाज जो है वो सॉरी आरिफ एजाज जो है वो बीआरटी के अंदर है, जिसके अंदर 134 क्रेडिट्स हैं, और ताहिरा एजाज जो है एमसीएस के अंदर 64 क्रेडिट्स हैं। तो ये एक ऐसा रिलेशन है, इस रिलेशन में आपको ये दिख रहा होगा कि ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट क्रेडिट्स। तो टेबल तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक आपको इशू दिख रहा होगा, एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा। वो प्रॉब्लम होगा इसकी रिडंडेंसी का, कि जो प्रोजेक्ट क्रेडिट्स हैं वो प्रोजेक्ट नेम जो है वो पे डिपेंडेंट है। तो जहां जहां आपको प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है उससे करेस्पॉन्डिंग आपको प्रोजेक्ट क्रेडिट रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि सोल डार के लिए तो ये तो इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है, लेकिन ये भी इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन एमसीएस, लेकिन 64 ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये 132 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 132 रिपीट हो रहा है। तो इसमें आपको थोड़ी सी रिडंडेंसी या रिपीटेशन ऑफ डेटा जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंस, अब फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे लिए आसान हो जाती है कीज को फाइंड आउट करने के लिए। So we can determine the keys of a table seeing its functional dependency, कि कौन से एट्रीब्यूट किस किस को डिटरमाइन करें। तो आपने डेटाबेस सिस्टम्स में जो है वो पढ़ा होगा, प्राइमरी की का जो है आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि प्राइमरी की जो है वो अच्छा है। सो जो आपने डेटाबेस सिस्टम से पढ़ा होगा कि प्राइमरी की, प्राइमरी की तो हम क्या कहते हैं कि एक टेबल में हम देखते हैं कि यार ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, उसकी प्राइमरी की कौन सी बननी चाहिए। यार स्टूडेंट आईडी पॉसिबिलिटी है, स्टूडेंट आईडी जो है वो बेहतर होगी प्राइमरी की, ताकि इसके थ्रू जो है हम सारे एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन कर सकें। अभी आपके जहन में किस तरह से चीजें घूम रही होगी, ये बेसिकली बैकग्राउंड में आप ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को कैलकुलेट कर रहे हो, जो अभी तक आपने शायद नहीं पढ़ी। बैकग्राउंड में आप जहन आपका ये सोच रहा है कि कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो कि ये एक एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर सकता है। तो अभी मैथमेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। अभी हमारी इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए प्रिलिमिनरी स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम पूरे के पूरे पेपर के ऊपर ये लिखेंगे कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डिटरमाइन कर रहा है कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट, कौन से डिपेंडेंट है, कौन से जो है वो डिटर्मिनेंट है। अब उसकी हेल्प आउट से, या अगर कोई टेबल है जिसके अंदर कोई डिटर्मिनेंट है ही नहीं, तो उसमें क्या करेंगे, हम क्या करते हैं एक अपना आईडी का कॉलम क्रिएट कर देते हैं, यूनिक आईडी का, ताकि हम उसको एक डिटर्मिनेंट असाइन कर सकें। तो वो सारी की सारी चीजें इस फंक्शनल डिपेंडेंसीज के थ्रू ही हमें फाइंड आउट हो सकेंगे। हम इसके थ्रू पेपर भी लिखें कि हमें क्या चीज डिटरमाइन हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही, which will eventually help us out to find out the primary key of the relation. So we determine the keys of a table saying its functional dependencies and determinant of a functional dependency that determines all the attributes of the table, that is the super key। यानी कि कोई ऐसा डिटर्मिनेंट जो है जो कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सके या डिटरमाइन कर सके, तो हम उसको कहेंगे सुपर की। अब कीज के भी बहुत सारी टाइप्स हैं। सुपर की जो है वो
डेटाबेस के अंदर फिजिकली अवेलेबल नहीं होती, वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल की, ठीक है। और सुपर की विल हेल्प अस आउट टू फाइंड आउट द कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट कीज आपने पढ़ा होगा, मुख्तलिफ किस्म की जो कीज है आपने डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर पढ़ी होंगी, तो मैं इस चीज को जो है वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इस टेबल के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी, सो कीज के इस टेबल के अंदर एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई नेम है, एम्प्लॉई एड्रेस है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, आपका इसका प्रोजेक्ट आईडी है और इसकी प्रोजेक्ट सैलरी है। इस टेबल के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी जो है वो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय एड्रेस को डिटरमाइन कर रहा है। यानी ये तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। अलबत्ता एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी ये कंबाइन मिलके जो है हमारे पास प्रोजेक्ट सैलरी जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं। यानी कि ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, इसको मिलाएंगे कौन सा एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसकी सैलरी जो है वो इतनी कैलकुलेट हो रही है। यानी कि हमें इस टेबल के अंदर एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स अवेलेबल हैं। एक और टेबल स्टूडेंट का, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, प्रोजेक्ट नेम, एड्रेस, एनआईसी और सीजीपीए। अब इसके अंदर भी हमारे पास एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स है। तो ये आप देखा होगा स्टूडेंट आईडी के थ्रू हम स्टूडेंट नेम, प्रोजेक्ट नेम, एड्रेस, एनआईसी और सीजीपीए भी निकाल सकते हैं, और एनआईसी के थ्रू भी हम स्टूडेंट नेम, प्रोजेक्ट नेम, एड्रेस और स्टूडेंट आईडी और सीजीपीए निकाल सकते हैं। यानी कि एक ही टेबल के अंदर हम एक से ज्यादा हमारे डिटर्मिनेंट है जिससे जिसके थ्रू हमारी सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये जो सुपर की वाला कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर ये अप्लाई हो गया, और एवरी सुपर की बिकम्स अ कैंडिडेट की। यानी कि ये भी कैंडिडेट है, ये भी कैंडिडेट की है। अब कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट उसको कहते हैं अगर हमारे पास पोस्ट एक हो और उस पोस्ट के लिए एक से ज्यादा कैंडिडेट्स हो। यानी कि अगर हमारे पास कोई क्लास में सीआर जो है वो हम करेंगे भी सीआर चूज करना, सीआर को चूज करने के लिए हम कहेंगे कौन कौन से सीआर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स हैं। तो वो जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से हम इवेंचुअली चूज करेंगे कौन सा सीआर जो होगा वो बेस्ट होगा। इस वजह से हमारे पास ये दोनों कैंडिडेट्स हैं इस टेबल के अंदर, सिलेक्शन के अंदर प्राइमरी की के लिए। तो इस प्राइमरी की के लिए जो है वो फिर इवेंचुअली हम चूज करेंगे कि इसमें से जो है वो कौन सा जो होगा कैंडिडेट सूटेबल होगा हमारे जो है वो फाइनल पोजीशन के लिए। तो इसमें अगर आपको आ रहा होगा ज़हन में, तो आप स्टूडेंट आईडी और एनआईसी ये दोनों के दोनों आप चूज कर सकते हैं इसमें प्राइमरी की के लिए। लेकिन आपके लिए इस क्राइटेरिया को ज्यादा बेहतर क्या होगा कि स्टूडेंट आईडी जो होगा वो बेसिकली हमारे पास 4 या 5 डिजिट्स के ऊपर अवेलेबल होगा, कंप्राइज्ड होगा। और एनआईसी जो होगा हमारे पास यानी कि 10 या 12 डिजिट्स होते हैं उसके ऊपर कंप्राइज होता है। तो हमारे लिए डेटाबेस में आसान क्या होगा कि जो छोटा डिजिट हो क्योंकि उसके ऊपर सर्चिंग हमारी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया मेंशन्ड नहीं है जो है वो किसी डेटाबेस के अंदर, ये फिर आपको खुद चीजें थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम, थ्रू द एक्सपीरियंस आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। मैथमेटिकली आपको बता रहा है कि ये आपको स्टूडेंट और एनएससी दोनों कैंडिडेट की हैं, ये दोनों प्राइमरी की हो सकती हैं, ठीक है। तो इस लेकिन विजुअली आप देखोगे आपके जहन में आ रहा होगा कि स्टूडेंट आईडी इज बेटर देन एनआईसी, क्योंकि एनआईसी में नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, उसमें सर्चिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। अलबत्ता जो एनआईसी जो अलबत्ता जो स्टूडेंट आईडी है वो जो है वो छोटा है, उसका डिजिट्स कम है, तो उस पर टाइम जो है थोड़ा सा कम लगेगा। फंक्शनल डिपेंडेंसीज, और फंक्शनल डिपेंडेंसीज को इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम, तो उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि एम्प्लॉय नंबर, ये छोटा सा एरो आपको दिख रहा है, एम्प्लॉय नंबर डिटरमाइंस एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय नंबर डिटरमाइंस एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर डिटरमाइंस एम्प्लॉय लास्ट नेम। इफ EMP num is the primary key, then the functional dependencies can be represented like this. अब फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम, फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है कि इसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम एम्प्लॉय नंबर के 3 एरोज के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एम्प्लॉय नंबर है, यहाँ से एरो निकलेगा वो उसकी तरफ जा रहा है एम्प्लॉय ईमेल के ऊपर, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम के ऊपर और एम्प्लॉय लास्ट नेम के ऊपर। तो देर आर 3 different ways you might see functional dependency depicted. तो या इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से तीनों तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तीनों तरीके से आप उसको डिपेक्ट कर सकते हो। अब ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक वो क्लियर हुआ फंक्शनल डिपेंडेंसीज का। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बाद
जो दूसरी डिपेंडेंसी है हम उसको कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। तो जो पार्शियल डिपेंडेंसी है वो नॉर्मलाइजेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि a partial dependency exists when an attribute B is functionally dependent on an attribute A and A is a component of a multi-part candidate key। मल्टी-पार्ट कैंडिडेट की बेसिकली कहा जाता है अगर एक रिलेशन में हमारे पास प्राइमरी की कंप्राइज्ड ऑफ मोर देन टू एट्रीब्यूट्स या मोर देन टू कॉलम्स, तो उसको कहा जाता है कंपोजिट की। तो अगर एक टेबल के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर ये दोनों मिला के अगर एक की बन रही है, एक कंपोजिट की बन रही है, तो वो क्या है कि पार्शियली डिपेंडेंट, यानी कि अगर कोई एट्रीब्यूट बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए एंड ए इज अ कंपोनेंट ऑफ मल्टी पार्ट कैंडिडेट की। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट के नाम को डिटरमाइन करने के लिए हमें एम्प्लॉय के नंबर की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम प्रोजेक्ट का नाम इस प्रोजेक्ट नंबर से जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि ये पार्शियली डिपेंडेंट है इस प्राइमरी की के ऊपर, यानी कि प्राइमरी की के एक पोर्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। प्राइमरी की जरूरी नहीं है दो कॉलम्स के ऊपर हो, वो तीन कॉलम्स में भी हो सकती है, वो चार कॉलम्स में भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन मोर देन वन कॉलम उसको कंपोजिट की कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की के एक हिस्से के ऊपर डिपेंडेंट हो तो हम उसको कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बेसिकली इफ यू कंसीडर एट्रीब्यूट्स ए बी एंड सी वेयर ए डिटरमाइंस बी एंड बी डिटरमाइंस सी, यानी कि ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो in that case we can say the functional dependencies are transitive। ट्रांजिट का मतलब ये कि अगर हम ए से सी के ऊपर जाना है तो हम बी के थ्रू घूमते हुए जाएंगे। ठीक है, ये बी जो है हमारा इसमें ट्रांजिट है, which means that we also have the functional dependency A determines C, क्योंकि हम इवेंचुअली जो है हम C को A के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। We say that C is transitively dependent on A थ्रू बी, यानी जो सी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है ए के ऊपर लेकिन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है ए के ऊपर। ठीक है, बट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट इंप्लाइज दैट के फंक्शनल डिपेंडेंसी भी जो है इनके ऊपर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर हम एक को किसी और के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि एक को हम जो है वो फंक्शनली डिटरमाइन सी पे कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय ईमेल, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर इस टेबल के अंदर अगर हमारे प्राइमरी की है एम्प्लॉय नंबर, अब एम्प्लॉय नंबर जो है वो डिटरमाइन कर रहा है एम्प्लॉय ईमेल को और डिपार्टमेंट नंबर को, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर जो है वो डिटरमाइन कर रहा है डिपार्टमेंट नेम को। यानी कि अगर हम कंसीडर करें एम्प्लॉय जो नंबर है वो ए है, डिपार्टमेंट नंबर जो है वो बी है और डिपार्टमेंट नेम जो है वो सी है। तो एम्प्लॉय नंबर डिटरमाइन डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉइज डिटरमाइन डिपार्टमेंट नेम। So in that we can say department name is transitively dependent on employee number via department number. Sorry, employee number via department number. So employee number can eventually determine the department name। अब इसके अंदर यानी कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो कि डिटरमाइन हो रहा हो किसी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट से, यानी कि डिपार्टमेंट नाम उसका जो है अगर हमें पता करना है तो वो जरूरी नहीं है कि हम एम्प्लॉय नंबर से पता करें, हम डिपार्टमेंट नंबर से इसको पता कर सकते हैं। यानी कि ये जो है डिपेंडेंट है इस पर और डिपार्टमेंट नंबर डिपेंडेंट है हमारे एम्प्लॉय नंबर के ऊपर, यानी कि डिपार्टमेंट नेम इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय नंबर। इन दोनों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। पार्शियल डिपेंडेंसी कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द प्राइमरी प्राइम एट्रीब्यूट में कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा। पार्शियल डिपेंडेंसी होगी तब जब हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट होगी, कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं होगा तो पार्शियल डिपेंडेंसी हमारे पास नहीं होगी। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तब होगी जब हमारे पास एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन नॉन प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा।
ठीक है, सो वेयर इज अ की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एंटायर टपल. A functional dependency allows us to express constraints that uniquely identifies the values of a certain attribute. यानी कि हमारे पास जो की है जो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी एक पूरी की पूरी एंटायर टपल को. अब उसके लिए जरूरी जो है कि वो सारे के सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन करें. अब उसके लिए शायद प्राइमरी की हमारे पास एक एट्रीब्यूट से डिटरमाइन नहीं हो रहा, तो हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाएंगे. इन दिस केस हमारे पास एम्प्लॉय नंबर और जो है वो पूरे के पूरे कॉलम्स को डिटरमाइन नहीं कर रहा, नहीं प्रोजेक्ट नंबर पूरे के पूरे कॉलम्स को डिटरमाइन कर रहा. तो एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट नेम दोनों को मिला के इस पूरे के टेबल को लिए प्राइमरी की जो है बनाई जा रही है ताकि पूरे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सके. तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमें ये क्लियरली पता चलेगा और इस फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम से पता चलेगा कि कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स है, कौन कौन से जो है वो एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है. फिर उसको देखते हुए हम एनालाइज करेंगे और चूज करेंगे हमें जो है इवेंचुअली जो है कौन सी की जो है एज ए प्राइमरी की के तौर पे जो है वो सिलेक्ट करनी है. ठीक है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्लोजर के ऊपर. मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ी है वो आपको जो है वो समझ में आई है, क्लियर हुई है आपको, आसान है बिल्कुल, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस हवाले से ताकि मैं आगे बढ़ूं. No, sir. ठीक है, अभी जो है हम फिर आगे बढ़ रहे हैं क्लोजर के ऊपर. सो क्लोजर को थोड़ा सा मैं ऐसा ऐसा कवर करूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, क्योंकि इसमें भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं. So what is a closure? Let the relation R have some functional dependencies F specified. कोई ऐसा रिलेशन है R जिसमें हमारे पास कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं. फॉर एग्जांपल ये एक रिलेशन है R जिसमें आपने देखा ये कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं ए बी सी डी, ये ए डी, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम उसको इस तरह से डिपिक्ट कर रहे हैं. द क्लोजर ऑफ एफ यानी कि उस रिलेशन का जो है वो which comprised of functional dependencies usually written as f plus. तो f का जो क्लोजर होगा हम f plus के तौर पे लिखेंगे, which is the set of all the functional dependencies that may be logically derived from f. यानी कि ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो कि लॉजिकली ड्राइव्ड हो हमारी जो है वो f से. Often f is a set of most obvious and important functional dependencies. नॉर्मली जो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है रिलेशन की वो इंपॉर्टेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, लेकिन if plus the closure is a set of all functional dependencies excluding those that can be deduced from f. यानी कि हम f प्लस के अंदर जो कि क्लोजर है f का उसके अंदर कुछ ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगे उनको हम एक्सक्लूड करेंगे जो कि ऑटोमेटिकली उससे डिड्यूस हो सकती हैं या निकल सकती हैं. The closure is important and may, for example, be needed in finding one or more candidate keys of the relation. Closure will help us out to minimize the number of functional dependencies and to minimize the choice in order to find out the candidate key or the primary key of the relation. अब जो ये सामने आपके सामने डिस्क्रिप्शन है ये आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लगेगी, मैं इसको उर्दू में डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम इसको प्रैक्टिकली जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा फर्दर क्लोजर है क्या. तो क्लोजर बेसिकली हमारे पास एक रिलेशन है यानी कि टेबल है, उस रिलेशन में हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं. अब वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहाँ से मिलेंगी हम खुद उसको सोचेंगे, खुद उसको देखेंगे. हमारे पास रिलेशन आएगा, अब हम एक डेटाबेस बना रहे हैं, आप सिंपली अपने आप को एक रिट्रेक्ट करेंगे, हम डेटाबेस बना रहे हैं जो है वो स्टूडेंट का. अब स्टूडेंट के डेटाबेस के अंदर आप चूज करेंगे स्टूडेंट है, उसका आईडी होगा, उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, टेलीफोन नंबर होगा. ठीक है, और उसका कोर्स होगा, उसके जो है वो टीचर्स होंगे, जो कोर्स फैकल्टी होगी, फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन होगी, कोर्स होगी, कोर्स की इन्फॉर्मेशन होगी, कोर्स में क्या कोर्स आईडी, कोर्स का नेम, उसके कोर्स क्रेडिट आवर्स. अब ये सारे जो है आप उसके एट्रीब्यूट्स लिखते हुए जा रहे हो.
एट्रीब्यूट्स लिखने के बाद आप देखोगे यार ये रिलेशन इस तरह से कोर्स का अलग रखेंगे, इसका अलग रखेंगे, इसका अलग रखेंगे। अब इसके ऊपर जो एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स में से हम देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फाइंड आउट करेंगे। यार ये इनमें देखेंगे ये कौन से आपस में, इनके एट्रीब्यूट्स के आपस में रिलेशन कौन सा है। अब उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को लिखने के बाद हम फिर उसके ऊपर क्लोजर के रूल्स अप्लाई करेंगे। क्लोजर के जो रूल्स होंगे वो होंगे इस तरह से, बेसिकली उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को वो सिंप्लीफाई करेगा। आसान से उर्दू में हम कहते हैं कि एक इक्वेशन लिखी होती है मैथमेटिकली, हम उसको सादी सूरत में आने, यानी कि उसको सिंप्लीफाई करना। यानी कि हमारे पास अगर 20 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, तो क्लोजर फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास 15 रह जाएंगी, या हमारे पास 12 रह जाएंगी, हमारे पास 10 रह जाएंगी। तो बाकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है एक्स्ट्रा, जो कि रिडंडेंट है, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास और फर्दर सिंपलीफाई हो जाएगा, उसमें से कैंडिडेट की को फाइंड आउट करना या प्राइमरी की को फाइंड आउट करना। अब हम उसको सिंपलीफाई किस तरह से करेंगे, यही है उसका एक मेथड। उसमें एग्जाम्स होते हैं। बिफोर वी कैन डिटरमाइन द क्लोजर ऑफ द रिलेशन वी नीड सेट ऑफ रूल्स। वो सेट ऑफ रूल्स जो है हमारे पास, एक हमारे पास साइंटिस्ट है आर्मस्ट्रॉन्ग, इन 1974 के अंदर उन्होंने 6 रूल जो है, या जिनको एग्जाम्स भी कहा जाता है, उन्होंने जो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज के प्रपोज किए थे या ड्राइव किए थे। ठीक है, अब वो रूल कौन कौन से हैं? दीज रूल्स आर कॉल्ड इन्फ्रेंस रूल्स, कॉल्ड इन्फ्रेंस एग्जाम्स और आर्मस्ट्रांग एग्जाम्स। ये आर्मस्ट्रांग रूल्स के तौर पे भी पहचाना जाता है, आर्मस्ट्रांग एग्जाम्स के तौर पे भी जो है वो रिकॉल किए जाते हैं, और इसके अलावा जो है वो इन्फ्रेंस एग्जाम्स के तौर पे उनको जो है वो कॉल किया जाता है। These are rules that establish certain functional dependencies from a given set of functional dependencies. ठीक है, these rules are sound, यानी कि बहुत साउंड है, तो वैसे ही ऐसी पॉइंट। तो तकरीबन उसके 6 रूल्स हैं। एक रूल है, आप इसके जो है वो कौन से रूल्स हैं? रिफ्लेक्सिविटी है, ऑगमेंटेशन है, ट्रांजिटिविटी है, यूनियन है, डिकम्पोजिशन है और सूडो ट्रांजिटिविटी है। फर्स्ट इसका रूल है वो रिफ्लेक्सिविटी रूल। रिफ्लेक्सिविटी रूल के अंदर बहुत आसान है, सिर्फ अभी फोकस कीजिएगा इसको अंडरस्टैंड करने में, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इफ x इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, देन y इज अ सबसेट ऑफ x, देन x डिटरमाइंस द y होल्ड्स। अगर हमारे पास x जो है वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, और y जो है उसका सबसेट है, तो y जो सबसेट है, जो हम वो x से डिटरमाइन हो सकता है ना, क्योंकि जो सबसेट है वो x के अंदर तो पहले से अवेलेबल है। तो ये जो x डिटरमाइंस y holds, it is called a reflexivity rules, यानी कि each subset of a x is। सर तव्हांजी आवाज़ कटिजे पई जाम। हेलो, तव्हांजी आवाज़ ली कटिजे पई। अच्छा, जो reflexivity rule, each subset of x is functionally dependent on x। wait a minute, so each subset of x is functionally dependent on x। क्योंकि फंक्शन जो भी y जो है बेसिकली एक सिंपल सबसेट है, सबसेट के अंदर हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर a b है तो वो x के ऊपर जो डिपेंड, अगर x कंटेंट्स ऑफ a b c d, तो y बेसिकली इज अ सबसेट ऑफ x। augmentation rule, if x determines y holds, then w is a set of attributes, then wx determines wy holds। यानी कि w जो है एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, अगर हम w x के साथ भी लगाएंगे तो w जो है हमारा y के साथ भी हम दोनों साइड पे लगा सकते हैं। ट्रांजिटिविटी रूल, if x determines y and y determines z holds, then x also determines z holds, जो कि एक ट्रांजिटिविटी हमने डिपेंडेंसी हम अभी पढ़ भी चुके हैं कि अगर x y को डिटरमाइन कर रहा है और y z को डिटरमाइन कर रहा है, तो x भी जो है वो z को डिटरमाइन कर सकता है। रूल नंबर 4, यूनियन रूल, इफ x determines y and x determines z holds, then x determines y and z holds। यानी कि x जो है वो y को डिटरमाइन कर रहा है और x z को भी डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि y और z जो है दोनों बेसिकली सबसेट है x के, तो x इन दोनों को साथ में डिटरमाइन कर सकता है। Decomposition rule, if x determines y and z holds, then so
x कैन डिटरमाइन y एंड x कैन डिटरमाइन z। अगर x y और z को डिटरमाइन कर रहा है तो हम x को डिटरमाइंस y और डिटरमाइंस z, हम इसको अलग अलग करके डिकम्पोज करके भी लिख सकते हैं। Pseudo transitivity: if x determines y and wy determines z holds, then so does wx determines z। यानी कि x जो है वो y को डिटरमाइन कर रहा है और wy अगर z को डिटरमाइन कर रहा है तो wx भी z को डिटरमाइन कर सकता है, क्योंकि y जो है वो ऑलरेडी सबसेट है वो x का। तो बेसिकली दीज आर द 6 रूल्स: रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन, ट्रांजिटिविटी, डिकम्पोजिशन एंड सूडो ट्रांजिटिविटी। ये 6 रूल्स हैं। आवाज कट रही है आपकी। यार आवाज अच्छा, सो ये जो हो गए, ये हमारे पास हो गए 6 रूल्स जो है, जो एग्जाम्स जो हैं हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग के वो हैं। अब हम क्लोजर को जो है अप्लाई करने जा रहे हैं। अब क्लोजर के हमारे पास अलग उसके 3 रूल्स हैं एल्गोरिथम के। फर्स्ट रूल जो है उसका है डिकम्पोज द फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन एलिमेंट्री फंक्शनल डिपेंडेंसीज, कि आप जो है जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनको एलिमेंट्री फंक्शनल डिपेंडेंसीज में कन्वर्ट करें या उसको डिकम्पोज करें। दूसरा जो रूल है, रूल एलिमिनेट रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज, के जो एक्स्ट्रा हैं रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज वो आप इनको जो है वो रिमूव करें। और तीसरा जो है एलिमिनेट द रिडंडेंट एलिमेंट्स इन द लेफ्ट साइड, यानी कि जो लेफ्ट साइड के ऊपर रिडंडेंट एलिमेंट्स है उनको जो है आप रिमूव करें। हम तीनों जो है स्टेप अप्लाई करके देखते हैं एक सिंपल से जो है वो एग्जाम्पल के ऊपर। एक एग्जाम्पल जो है वो हमने लिया हुआ है यहाँ पे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7 एक रिलेशन है। उस रिलेशन के अंदर ये हमारे पास हमने फाइंड आउट किए 7 फंक्शनल डिपेंडेंसीज, जिसके अंदर f जो है वो डिटरमाइन कर रहा है n को, f डिटरमाइन कर रहा है p को, p f और n इन द कॉम्बिनेशन कंपोजिटली डिटरमाइन कर रहे हैं पी को, पी डिटरमाइन कर रहा है सी को, फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 4, फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 5 पी डिटरमाइन कर रहा है टी को, फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 6 सी डिटरमाइन कर रहा है टी को, और फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 7 एन डिटरमाइन कर रहा है एफ को। ठीक है, ये हमारे पास 7 फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। अब इसके ऊपर हमने ये 3 जो है वो स्टेप्स अप्लाई करने। पहला स्टेप है डिकम्पोज द फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन द एलिमेंट्री फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अब एलिमेंट्री फंक्शनल डिपेंडेंसीज में किस तरह से हमारी होगी? एलिमेंट्री फंक्शनल डिपेंडेंसी वो होती है जिसके राइट साइड पे सिंपल सिर्फ एक एलिमेंट हो, यानी कि ये यहाँ पे ये एफ है, ये डिटर्मिनेंट है और इसके ऊपर डिपेंडेंट है एन। अगर यहाँ पे एन कॉमा समथिंग लिखा हुआ होगा तो वो एलिमेंट्री फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा 2 हिस्सों में। और इसका जो रूल है वो रूल है हमारे पास डिकम्पोजिशन रूल। अगर x डिटरमाइंस y z तो x डिटरमाइंस y और x डिटरमाइन z, यानी कि x अगर y z होगा तो हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे, 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी अलग अलग करके लिखेंगे तभी एलिमेंट्री होगा। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो आपको इसमें कोई इस तरह की कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दिख रही है जिसमें राइट साइड पे हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट हो? हेलो, बट आवाज आ रही है आपको? समझ में आया मैंने जो बोला? जी सर, नंबर 3 जी। देखिए एक रिलेशन है, मैं लिखता हूँ। एक रिलेशन इसके अंदर एफ है, एन है, पी है, कॉमा सी है, कॉमा टी है, कॉमा पी यू, यानी कि एफ एन पी सी टी और पी यू एक रिलेशन है। इस रिलेशन में हमारे पास 6 एलिमेंट है, पी यू टी सी पी एन एफ। पी यू जो है वो भी एक ही एलिमेंट है, इससे ज्यादा नहीं है। अब मुझे बताएंगे आपको कोई ऐसी
फंक्शनल डिपेंडेंसी दिख रही है, इसमें आपको राइट साइड पे एक से ज्यादा एलिमेंट दिख रहे हो। हाँ जी, बताएं। नो सर। जी, इसमें इसका कहने का मकसद है ऑल द एलिमेंट्स आर ऑलरेडी इन द एलिमेंट्री डिपेंडेंसीज, बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स हैं राइट साइड पे वो हमारे पास एक ही है। इस तरफ एक है n और इस तरफ p है। इस तरह में जो pu है, pu भी जो है एक ही एलिमेंट है। इस रिलेशन में pu एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं है। हमारे पास c है, हमारे पास t है, हमारे पास t है और हमारे पास f है। अगर हमारे पास भी ऐसा फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास इस तरह से लिखा होता, फंक्शनल डिपेंडेंसीज n कॉमा c, अगर हमारे पास इस तरह से लिखा होता या NC ही लिखा होता और n और c दो अलग अलग एलिमेंट होते, तो हम उनको डिकम्पोज किस तरह से करते हैं? FN FNC। तो ये जो ऊपर वाली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, हम उसको खत्म करके इसकी जगह पे नीचे वाली F डिटरमाइंस N और F डिटरमाइंस C करके लिखते थे। अगर हम इस तरह से लिखते तो वो हमारी एलिमेंट्री फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाती और हमारा जो पहला स्टेप है कि डिकम्पोज द फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन द एलिमेंट्री फंक्शनल डिपेंडेंसी। एलिमेंट्री फंक्शनल डिपेंडेंसी का राइट साइड पे सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। ऑलरेडी सारी की सारी डिपेंडेंसी हमारे पास फंक्शन एलिमेंट्री है, तो पहला स्टेप हमारे एल्गोरिथम का अप्लाई हो चुका है। दूसरा स्टेप, एलिमिनेट द रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज। रिडंडेंट यानी कि जो एक्स्ट्रा फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनको जो है रिमूव करना है। अब आपको यहाँ पे कोई ऐसा शो हो रहा हो जिसमें आपको रिफ्लेक्सिविटी रूल अप्लाई करते हैं, ट्रांजिटिविटी आपको डिपेंडेंसी दिख रही हो, जिससे आप कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दिख रही है वो है p डिटरमाइंस c, p डिटरमाइंस t और c डिटरमाइंस t। तो ये बेसिकली हमें शो कर रहा है कि p जो है वो इवेंचुअली जो है वो t को डिटरमाइन कर सकता है। तो इन तीनों को मिला के हमारे पास एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी शो हो रही है, यानी कि p डिटरमाइंस c फंक्शनल डिपेंडेंसी 4, f6 c डिटरमाइन t एंड f5 p डिटरमाइंस t। तो हम t को डायरेक्टली p के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। अप्लाई ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी, तो f x डिटरमाइंस y एंड y डिटरमाइंस z, तो x इवेंचुअली विल डिटरमाइन z। ये जो हमारा ट्रांजिटिविटी वाला जो रूल है, ये f x डिटरमाइंस y, y डिटरमाइंस z और then x डिटरमाइन z। तो जो c डिटरमाइंस t है और p डिटरमाइंस c, हम c डिटरमाइंस t के थ्रू p डिटरमाइंस c डिटरमाइन कर सकते हैं। तो p डिटरमाइंस t जो है हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स्ट्रा है, जिसको जो है हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हम t को डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम p विद हेल्प ऑफ c। तो p डिटरमाइन t जो है जो f5 जो है हमारे पास फंक्शन डिपेंडेंसी वो एक्स्ट्रा है या रिडंडेंट है, जिसको जो है हम रिमूव कर सकते हैं। तो f5 अगर हमारे पास रिमूव होगी तो अ, बाकी बची F1, F2, F3, F4, F6 और F7। ठीक है, सॉरी, F1, F2, F3, F4, F6 और F7, ये वाली जो हमारे पास है P डिटरमाइंस T, F5 ये हमारे पास एलिमिनेट होगी। तो F1 ये जो बाकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो हमारे पास जो है वो बच गई।
ठीक है गाइस। उसके बाद हमारे पास तीसरा रूल है, एलिमिनेट द रिडंडेंट एलिमेंट्स इन द लेफ्ट साइड। अब इसके बाद हमारे पास जो ये लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट है पी एफ और एन, ये भी रिडंडेंट एलिमेंट्स है। अगर हम इनमें से कोई रिमूव कर सकते हैं, अगर हम कोशिश कर सकते हैं कि इनमें से कोई रिमूव हो जाए, एक या एक से ज्यादा, तो हम उनको रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दोज प्रॉपर्टीज। अगर रिमूव नहीं हो पा रहा तो हम उसको एज इट इज को यहीं पे रहने देंगे और कहेंगे हमारा क्लोजर जो है यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब अगर हम इसको देखते हुए देखें, पी एफ एन डिटरमाइंस पी यू, तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी दूसरी भी पड़ी हुई है। एफ जो है वो डिटरमाइन कर रहा है एन को, और एफ जो है डिटरमाइन कर रहा है पी को। यानी कि अगर हम यहाँ पे एन की जगह पे एफ रख दें तो हमारा एफ एफ हो जाएगा, और पी की जगह भी हमारे पास एफ रख दें तो हमारे पास एफ एफ डिटरमाइंस पी यू हो सकता है। अभी डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे पास इसकी रूल है जिसको हम कहेंगे सूडो ट्रांजिटिविटी रूल। इफ x determines y and wy determines z whole, then so does wx determines z। यानी कि पी एफ एन डिटरमाइंस पी यू, एफ एफ डिटरमाइन एन, जो कि हमारे पास पहला रूल है। तो सूडो ट्रांजिटिविटी क्या है, x डिटरमाइन y और W यूनियन Y डिटरमाइन Z, देयरफॉर W यूनियन X डिटरमाइन Z। यानी कि F जो है वो डिटरमाइन कर रहा है N को, और W को हम कंसीडर करेंगे PF। तो N की जगह पे, जो कि यहाँ पे ये N है, उस N की जगह पे हम F रख देंगे, क्योंकि X जो है वो Y को डिटरमाइन कर रहा है, और हम X कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे F को, और N कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे Y को। तो यहाँ पे PFW सेम रहेगा। ये वाली जो n है, इस n की जगह पे हमारे पास f आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा p f f डिटरमाइंस पी यू, देयरफॉर हम यहाँ पे दो f नहीं रखेंगे, एक ही f यहाँ पे रखेंगे, तो दैट विल डिटरमाइन पी यू। यही रूल अगर हम दोबारा अप्लाई करेंगे जहां पे हमारे पास एफ पी को डिटरमाइन कर रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टी फॉर पी एफ डिटरमाइंस पी यू, तो इस p की जगह पे हम जो है यहाँ पे f प्लेस आउट कर देंगे, और f f डिटरमाइंस पी यू, इवेंचुअली f डिटरमाइंस पी यू। ठीक है, तो एंड में जब हमारे पास क्लोजर फाइंड आउट होगा तो हमारे पास f डिटरमाइन n अवेलेबल है, f डिटरमाइन p अवेलेबल है, और f डिटरमाइंस हमारे पास p अवेलेबल है। तो p और n जो है इसमें से यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, और p डिटरमाइन c और p डिटरमाइन t जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, बाकी c डिटरमाइन t और a डिटरमाइंस f। ठीक है, अब हमारे पास ये यहाँ तक ये प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए अगर कुछ और एलिमिनेट हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास f डिटरमाइन n है, और यहाँ पे n डिटरमाइन f है, यानी कि f n को डिटरमाइन कर रहा है और n ही जो है f को डिटरमाइन कर रहा है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इस तरह से कोई इन दोनों में से कोई एक फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव कर दे, अगर ऐसा हो कि x डिटरमाइन y और y डिटरमाइन x, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिविटी नहीं है, ऑगमेंटेशन रूल नहीं है, ट्रांजिटिविटी नहीं है, यूनियन भी नहीं है, इस तरह से डिकम्पोजिशन भी नहीं है, सूडो ट्रांजिटिविटी भी नहीं है, कोई ऐसा कोई रूल है ही नहीं हमारे पास जो कि इन दोनों को f डिटरमाइन n या n डिटरमाइन f को यहाँ में इन दोनों में से कोई एक जो है रिमूव कर सके। तो हमारा जो क्लोजर है f प्लस वो यहाँ पे आके वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इनमें से हम फिर फर्दर जाके प्राइमरी की या कैंडिडेट की जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द एग्जाम्पल। इसका एक और एग्जाम्पल जो है मैंने आपको यहाँ पे इसके स्लाइड में दिया हुआ है। ठीक है, अब एक ये एग्जाम्पल है कोड प्रोडक्ट सप्लाई सिटी प्राइस और स्टॉक का। दो तीन स्टेप्स इसके मैंने फाइंड आउट किए हैं फंक्शन डिपेंडेंसी तक। बाकी मैं चाहूंगा कि आप इसका क्लोजर जो है वो फाइंड आउट करें, और फिर मुझे ऐसा असाइनमेंट के तौर पे इसको सबमिट करवाइएगा। ये भी आसान है, सेम आपने प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द theoretical lecture of functional dependency and closure।